सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन के रिसर्च एप्टीट्यूड की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए विषय को शुरू करते हैं। आज का विषय है अनुसंधान की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता जो है वो है वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। तो वस्तुनिष्ठता शब्द को समझेंगे। सबसे पहले है वस्तु। वस्तु मतलब है विषय वस्तु। जो भी विषय वस्तु से उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, कोई दूसरी जगह से नहीं होना चाहिए ऐसा। तो आगे पढ़ते हैं कि ये अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, बाकी गुण इससे संबंधित है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका अर्थ क्या है? घटनाएं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के देखना। बिल्कुल भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, ना ही कोई भेदभाव होना चाहिए। जैसा विषय है उससे रिलेटेड ही बातें होनी चाहिए। ये है वस्तुनिष्ठता। तो दूसरी विशेषता है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। और विश्वसनीयता, स्थिरता और सत्यापनशीलता संबंधित विशेषताएं हैं। मतलब ये जो तीन विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता कह लो, स्थिरता कह लो या सत्यापनशीलता, ये तीनों विशेषताएं एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। और आगे कह रहे हैं विश्वसनीयता गुणांक को हम संकल्प का गुणांक भी कहते हैं। तो संकल्प का गुणांक किसको कहते हैं? विश्वसनीयता गुणांक को। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी इंपॉर्टेंट बात है उन्हीं बातों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उन सबको आपको नोट कॉपी में नोट डाउन करना है ताकि फ्यूचर में आप रिवीजन कर सके। नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ। फिर है विशेषता निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता मतलब निश्चित होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ बातें बोल दी रिसर्च में और उसका कोई प्रूफ ही ना हो, है ना? उसका वो एक तरह से संदेह वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है वैधता, वैलिडिटी। ये जो है किसी भी वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना ही वैधता कहलाता है। मतलब उसमें व्यवस्थित तरीके से त्रुटि, कोई सा भी त्रुटि ना हो तो वो वैध कहलाएगा, वैधता। और साथ ही साथ वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए उसमें। तो आगे चलते हैं। आगे है वैधता को हम कुछ प्रकारों में बांट सकते हैं, जैसे आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता। तो आंतरिक वैधता क्या है? तो वैधता के दो शब्द से हमने पहचान लिया, क्या क्या? एक तो वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, साथ ही साथ त्रुटि से मुक्त होना चाहिए, तो कोई चीज़ वैध माना जाएगा। तो आंतरिक वैधता किसको कहेंगे? दो या उससे अधिक चरों के बीच बेहतर करणीय संबंध। करणीय संबंध कहने से कार्य कारण का संबंध जो है बेहतर होना चाहिए, तब जाकर के उसको आंतरिक वैधता कहलाएगा। कारण और प्रभाव संबंध अधिक स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। तो आंतरिक वैधता में कारण और प्रभाव, इन दोनों का जो संबंध है वो स्पष्ट रूप से स्थापित होना चाहिए, तभी जाकर उसको आंतरिक वैधता के उसमें रखा जाएगा। फिर है बाह्य वैधता। बाह्य वैधता आगे है, शोध में आंतरिक वैधता को विश्वसनीयता और बाह्य वैधता को सामान्यीकरण या निष्कर्षीकरण से जोड़ा जाता है। तो ये इसमें से भी एक प्रश्न बन सकता है, तो बिल्कुल इसको नोट डाउन कीजिएगा। फिर आगे है शुद्धता या यथार्थता। तो ये वैधता से निकट संबंध रखते हैं, शुद्धता यथार्थता। फिर अभी जो हमने पढ़ा सामान्यीकरण, तो सामान्यीकरण क्या है? तो कह रहा है कि हर शोध का मूल उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। सामान्यीकरण मतलब हुआ कि जो सिद्धांत स्थापित किया जाता है, जो सबसे अंत में आता है और हर जगह पे लागू होता है। जो एक जैसे नियम हो गया, जैसे न्यूटन का नियम है, ग्रेविटी का नियम, तो वो पूरे विश्व में जो है एक जैसा है। मतलब जो न्यूटन का ग्रेविटी का नियम नियम ऐसे करके, उसमें कोई सा भी थोड़ा बहुत भी अंतर, पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे सिद्धांतों को, नियमों को सामान्यीकरण ही कहते हैं, जो सबसे अंत में निष्कर्ष के रूप में आता है। एक तरह से निष्कर्ष है सामान्यीकरण, ये मान लीजिए। फिर है प्राकृतिक विज्ञानों में सामान्यीकरण करना सरल होता है। बिल्कुल सही बात है, जो साइंस की चीज़ है। साइंस में क्या होता है कि उसमें परीक्षण निरीक्षण किया जाता है, तो परीक्षण करके सामान्यीकरण करना आसान होता है, क्योंकि
जो भी निकलेगा वही निश्चित है, वही उसमें उसमें कोई इधर उधर नहीं होने का। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस के जो विषय हैं, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, हाँ, दर्शन शास्त्र आदि में पूर्ण रूप से सामान्यीकरण करने की संभावना कम होती है। मतलब इसमें जो सामान्यीकरण है 100% सही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक प्रश्न बन जाता है कि किसमें 100% सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, तो आपको बताना है सोशल साइंस में, मतलब सामाजिक विज्ञान, इसमें साइंस की बात नहीं है। सामाजिक विज्ञान में राजनीति शास्त्र, इतिहास, हिस्ट्री, जियोग्राफी, दर्शन शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश सारे आ जाते हैं। मतलब आर्ट्स, जितने भी आर्ट्स ग्रुप के सब्जेक्ट है सारे सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं, और जिसमें सामान्यीकरण करने की संभावना कम होती है पूर्ण रूप से। आगे चलते हैं। आगे अनुभवात्मक अनुसंधान, बिल्कुल अनुभव के आधार पर भी अनुसंधान किया जा सकता है। साथ ही साथ कार्यकारण संबंध की महत्ता, बिल्कुल अनुसंधान में कॉज और इफेक्ट, कार्य और कारण, क्योंकि कारण के थ्रू ही कार्य की उत्पत्ति होती है। मतलब कारण कोई 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 कारण है तभी कार्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। तो इसका संबंध देखा जाता है। उसके बाद अनुसंधान चक्रीय होता है। चक्रीय मतलब ये जो चक्का होता है ना, पहिया, तो पहिया की तरह होता है। क्यों होता है, तो कह रहा है एक चक्रीय प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक समस्या के साथ शुरू होती है। बिल्कुल, अनुसंधान की शुरुआत समस्या को लेकर ही शुरू होता है, क्योंकि यदि समस्या ना है, नहीं है, तो अनुसंधान नहीं होगा। तो और एवं समस्या के साथ ही समाप्त होता है, इसीलिए समस्या से शुरू और समस्या के साथ ही खत्म, इसीलिए इसको चक्रीय प्रक्रिया कहा जाता है। फिर है तार्किक, बिल्कुल अनुसंधान तार्किक होना ही चाहिए। तो इस प्रकार अनुसंधान की सारी विशेषताओं को हम पढ़ लिए। आगे जो है, आगे हम अनुसंधान के प्रकारों को पढ़ेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी, इस शब्द को मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था पहले क्लास पे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहली क्लास भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अनुसंधान के प्रकार को पढ़ते हैं। परिणाम के आधार पर अनुसंधान के दो प्रकार है, एक है मौलिक अनुसंधान, दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान। देख लीजिए, इसमें बहुत सारे जो है अनुसंधान के भेद हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं अलग अलग वीडियो में। तो आपको क्या करना है, हर एक भेद को एक तो नाम सहित याद रखना है। जैसे मौलिक अनुसंधान है, इसको नाम नाम याद रखना है, और जैसे ही नाम कहा जाए वैसे मौलिक अनुसंधान के कुछ कुछ जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो उन सारी बातों को आपको याद कर लेना है, ताकि मौलिक अनुसंधान बोलते ही वो जो 4-5 बातें हैं, 4-5 चीज़ें हैं, वो 4-5 चीज़ें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यदि आपके दिमाग में आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी परफेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं। मौलिक अनुसंधान को प्राथमिक अनुसंधान भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बेसिक रिसर्च कहते हैं, ठीक है ना। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, मौलिक अनुसंधान, प्राथमिक अनुसंधान और बेसिक रिसर्च, तीनों एक ही है, ये ध्यान रखना है। तो ये अनुसंधान किस लिए किया जाता है, ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। तो ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए इससे सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये दो चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बोला जाए प्राथमिक अनुसंधान, तो ये दो चीज़ तुरंत आ जाना चाहिए। क्या चीज़ आना चाहिए कि एक तो ज्ञान के संग्रह में वृद्धि, और दूसरा सिद्धांत और अवधारणा का विकास इस अनुसंधान के द्वारा होता है। फिर है व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान क्या है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए ये किया जाता है। और नीति निर्धारण प्रशासन किसी घटना को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो, नीति निर्धारण प्रशासन घटना को समझने के लिए ये उपयोग किया जाता है। चलो इसको जो है थोड़ा अंतर के थ्रू भी जान लेते हैं। जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है इसके थ्रू, और व्यवहारिक में समाधान उन्मुख होते हैं, और ये खोज या आविष्कार होता है और इसमें प्रयुक्त होते हैं। जो खोजा गया है उसी को अप्लाई उप्लाई करके थोड़ा इधर उधर करके प्रयोग किया जाता है व्यवहारिक अनुसंधान में। और मुख्यतः शैक्षणिक होता है और वास्तविक स्थितियों में लागू, मतलब है कि ये साइंस में लागू किया जाता है, और ये आर्ट्स का काम होता है ये। फिर ये विस्तृत होता है और ये गहन होता है, ठीक है ना। आगे है एक शोध का नाम है विकासात्मक शोध। विकासात्मक शोध की एक बात आपको ध्यान रखना कि ये शोध जो है बालकों के विकास से संबंधित शोध है, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं तक, और मिलते हैं अगली कक्षा में। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।
साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो फिर से थैंक यू।